Hello, good morning all of you. Let's continue the solution. और सॉल्यूशन जो चैप्टर था उसमें भी हम जो डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में डिफरेंट टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, और उन टर्म के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था परसेंटेज और उसके साथ में स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर, मोलरिटी और मोलरिटी के बाद में नॉर्मेलिटी। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे मोलैलिटी, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों का रिलेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी दोनों का रिलेशन डिस्कस करेंगे, दोनों में क्या रिलेशन होता है। देखिए, मोलरिटी नॉर्मेलिटी का रिलेशन डिस्कस करना है तो आपको दोनों के फॉर्मूले आने चाहिए। क्या फॉर्मूले हैं आप याद रखो। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मोलरिटी इज इक्वल टू होता था WB इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर क्या होता था MB इंटू VML, ये मोलरिटी होता था। नॉर्मेलिटी में क्या होता था, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता था वही WB अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000 अपॉन, यहाँ पर होता था ग्राम इक्विवेलेंट मास उसका, दैट्स राइट। और मल्टीप्लाई किससे करते थे, VML सॉल्यूशन से। अब अगर एक काम किया जाए, अगर हम यहाँ से इस MB को जो कि मोलर मास है या ग्राम मोलिकुलर मास, दैट इज मोलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास को ग्राम में हमने लिख दिया था, इसको इसके पास ले आए तो मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर देना है। किससे मल्टीप्लाई कर देना है आपको, MB से। तो बताइएगा उधर क्या बचने वाला है, उधर जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो होगा WB, रिमेनिंग जो बचा वो बचेगा WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू MB तो इधर आ चुका है, तो उधर बचा है VML सॉल्यूशन। सेम इसी तरीके से अगर हम इसको भी उठा के यहाँ ले आएँ तो क्या आ जाएगा आपके पास में, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह लूँ, मैथमेटिकली इक्वेशन नंबर 2 कह लूँ। इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे। आगे बोलिए नॉर्मेलिटी, अब इसको भी यहाँ ले आऊँ तो नॉर्मेलिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है, ग्राम इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई कर दिया है, इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन VML। इसे अब आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसे 2 कह दें। बोलो इक्वेशन 1 और 2 से क्या निकल करके आ जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 से निकल के आ जाएगा कि देखिएगा ये इसके बराबर है और यही यूनिट इसके भी बराबर है, तो बोलो ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर हम मिला दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया है मोलरिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, MB से, इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा किससे, ग्राम इक्विवेलेंट मास से। हो गया दोनों का रिलेशन, ये रिलेशन होता है। अब अगर आपको मोलरिटी चाहिए तो यहाँ से उठा के इसे यहाँ ले जाओ, या नॉर्मेलिटी चाहिए तो यहाँ से उठा के यहाँ ले जाइएगा, ठीक है ना। तो मोलरिटी बराबर क्या आ जाएगा, अगर मोलरिटी किसी की चाहिए तो इसको वहाँ ले जाओगे तो उसकी नॉर्मेलिटी को उसके इक्विवेलेंट मास से मल्टीप्लाई करके किसका डिवाइड लगा दो, उसके मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड लगा दो। दैट्स राइट। ये आपको नॉर्मेलिटी चाहिए तो क्या करना है, तो नॉर्मेलिटी अगर आपको चाहिए ये तो इधर ले जाओ, इसका डिवाइड लगा दो, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी, और मोलरिटी को किससे करना है, मोलर मास में डिवाइड किसका लगा दीजिए, इक्विवेलेंट मास का। दैट्स राइट। ये आपके पास आ गया इनका रिलेशन, मोलरिटी और नॉर्मेलिटी का, ठीक है। अच्छा, मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है वैलेंसी फैक्टर।
कि उसकी वैलेंसी कितनी है। तो आप सीधा सीधा ऐसा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, वैलेंसी फैक्टर से। ये हो गया इन दोनों का रिलेशन, मोलरिटी और नॉर्मलिटी का। दैट्स राइट। अब इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, तो ये कोई कठिन काम नहीं है। मोलरिटी नॉर्मलिटी दोनों को हमने बस केवल मॉडिफाइड किया और फिर कहा कि इसमें भी ये टर्म इसमें भी ये टर्म, दोनों कैसे होंगे इक्वल, दोनों को इक्वल किया, तो इस तरीके से हमारे पास में रिलेशन आ गया है। दैट्स राइट। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। न्यूमेरिकल आपको दिया जाए कि आपके पास में 5 मोलरिटी का H2SO4 का सॉल्यूशन है, अब आप इसकी नॉर्मलिटी कैलकुलेट कीजिए कितनी होगी। इट मीन्स H2SO4 का जो सॉल्यूशन है उसकी मोलरिटी दी हुई है, आपको नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है। तो नॉर्मलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम जानते हैं कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू जो मोलरिटी है वो इनटू वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर अगर आपको नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, उसका जो मोलर मास है उस मोलर मास में किसका डिवाइड लगा देना है, उसके इक्विवेलेंट मास का डिवाइड लगा दो, या ग्राम मोलर मास में ग्राम मॉलिक्यूलर मास में ग्राम इक्विवेलेंट मास का डिवाइड लगा दो। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलरिटी। मोलरिटी जो है वो कितनी है इसकी 5 इंटू मोलर मास किसका, H2SO4 का। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है, तो अगर मैं सीधा काम में ले लूँ तो 98 होता है। और H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होता है, तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्विवेलेंट मास कितना होता है, 49 होता है। याद रहेगा कि आपको नहीं है, निकाल सकते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू मोलर मास और डिवाइड किससे करना पड़ता है, बेसिसिटी से। मोलर मास कितना है 98, बेसिसिटी कितनी है इसकी 2H पॉजिटिव दे सकता है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 49। अब कितना आ जाएगा, 49 के इसमें डिवाइड लगाएंगे, कितना आ जाएगा 5 इंटू डिवाइड करेंगे कितना आ रहा है 2 इज इक्वल टू 10 नॉर्मलिटी। दैट्स राइट। तो जो 5 मोलरिटी का H2SO4 का सॉल्यूशन है वो 10 नॉर्मलिटी H2SO4 के बराबर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन हो सकते हैं। दैट्स राइट। अगर सवाल आपको कोई दूसरा दिया जाए, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया जाए, सेकंड क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि आपके पास में 3 नॉर्मलिटी का HCl सॉल्यूशन है। 3 नॉर्मलिटी का HCl सॉल्यूशन है, आप उसकी मोलरिटी बता दीजिए क्या होगा। दैट्स राइट। तो अब मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नॉर्मलिटी को मल्टीप्लाई किससे करना है, अब उल्टा करना पड़ेगा। अब आपको इक्विवेलेंट जो मास है या ग्राम इक्विवेलेंट मास है उसमें आपको ग्राम मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड लगाना है, या इक्विवेलेंट मास में मॉलिक्यूलर मास का डिवाइड लगा दीजिए। मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी कितनी दी हुई है 3 मल्टीप्लाई बाई इक्विवेलेंट मास अपॉन मोलर मास। HCl का मोलर मास आप जानते हो HCl, H1Cl 35.5, दोनों को ऐड करेंगे 36.5, तो ये तो इसका है मोलर मास। तो मोलर जो मास है वो तो 36.5 है। अभी आपको इक्विवेलेंट मास और चाहिए, इक्विवेलेंट मास निकालना पड़ेगा। HCl एक क्या है, एसिड, एसिड का इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन बेसिसिटी। और बेसिसिटी किसके इक्वल होगी कि वो कितने H पॉजिटिव दे सकता है नहीं, कितने दे सकता है, कितना दे सकता है, एक ही दे सकता है, तो डिवाइड लगाओगे तो 36.5, ठीक है ना। तो HCl जो है उसका मोलर मास इक्विवेलेंट मास दोनों बराबर ही तो होते हैं, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 3, तो इसकी मोलरिटी भी 3 होगी। इसका मतलब 3N का जो HCl सॉल्यूशन है यही 3M HCl के बराबर होगा। दैट्स राइट। ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर
जो कंपटीशन में पूछा जाता है वो आपको याद रखना है। कंपटीशन में क्या पूछा जाता है वो देखिएगा, वो पूछा जाता है इसके बारे में। एक होता है H3PO4, एक होता है H3PO3 और एक होता है H3PO2। दैट्स राइट, H3PO3, H3PO4 और H3PO2। इन सब में देखिएगा H कितने हैं, 3 हैं। तो ये तो क्या करता है, अपने तीनों के तीनों जो H है ना, वो तीनों के तीनों H क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, दे देता है। क्या करता है, तीनों के तीनों जो H हैं वो दे देता है। दैट्स राइट। इसलिए इसकी जो बेसिसिटी होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। और ये क्या करता है, इसके पास H है तो 3, बट ये उन तीनों H को ना दे करके कितने H देता है, केवल 2 ही देता है। इसलिए इसकी जो बेसिसिटी है वो कितनी होगी, 2, और इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, वो होती है 1 ही। ऐसा क्यों, तो ऐसा हम कहाँ डिस्कस करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये हम एक चैप्टर होता है P ब्लॉक, उस P ब्लॉक वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं। और उस चैप्टर में कहीं इनका स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिएगा यहाँ P है ना, उसके पास में 3 H हैं, तो आपने क्या करना है, तीनों H आपको जोड़ना है इसके साथ। और ऑक्सीजन 4 है ना, तो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगानी है, बाकी की जो ऑक्सीजन बच गई है 3, उन तीनों ऑक्सीजन को क्या करेंगे, बीच में फंसा देंगे। तो इसके ऊपर 3 OH होते हैं, जिससे ये तीनों H ये वाले रिलीज कर देता है। इसका जब आप स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो इसमें कौन होता है, फास्फोरस। कितने H हैं, 3, आपने तीनों H को जोड़ दिया, 1H 2H 3H। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर, 3। इन तीनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड O से जुड़ जाती है, बाकी की कितनी ऑक्सीजन बच गई, 2। उन दोनों को हम यहाँ फंसा देते हैं। तो देखिएगा यहाँ ये जो H है ना, ये डायरेक्ट P से जुड़ा होता है, जिससे इनकी EN में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फास्फोरस H से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, तो ये H इजीली रिलीज नहीं होगा, केवल ये दोनों H ही रिलीज होंगे। इस कारण इसकी बेसिसिटी कितनी होती है, 2। और इसका जब स्ट्रक्चर ड्रा करोगे तो इसमें क्या होता है, इसमें फास्फोरस है, H कितने हैं, H तो वही 3 हैं, बट ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन 2 ही हैं। तो उन दोनों ऑक्सीजन में से भी एक तो डबल बॉन्ड O बना करके जुड़ जाती है, और 2 जो ऑक्सीजन हैं वो 2 में से एक डबल बॉन्ड, और बची कितनी, 1 ऑक्सीजन को हम फंसा देते हैं यहाँ। तो यहाँ पर देखिएगा एक ही OH होता है, ये दोनों P पर बॉन्डेड हैं, तो ये दोनों नहीं मिलेंगे, एक ही मिलेगा। इसलिए H इन तीनों में आपको लगेगा कि इक्वल है, बट इक्वल नहीं है, तो इक्वल ही, लेकिन बेसिसिटी में अंतर होगा। ये अपने 3 के 3 H डोनेट कर सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 3 होगी। ये अपने 2 H दे सकता है, तो इसकी बेसिसिटी 2 होगी। और ये केवल एक ही H दे सकता है, इसलिए इसकी बेसिसिटी 1 होगी। बस यही जो क्वेश्चन है वो कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है, इनकी बेसिसिटी से रिलेटेड, इनके इक्विवेलेंट मास से रिलेटेड। अब इन सब का इक्विवेलेंट मास निकाला जा सकता है। इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाई बेसिसिटी। तो यहाँ मोलर मास में 3 का डिवाइड लगाओगे, यहाँ 2 का, और यहाँ 1 का डिवाइड लगाना है। दैट्स राइट। ये हो गया है रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी का रिलेशन हो गया है। अब रिलेशन होने के बाद में हम कंसंट्रेशन का नेक्स्ट टर्म जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो है मोलेलिटी। कंसंट्रेशन का नेक्स्ट जो टर्म है वो डिस्कस करेंगे, और वो जो टर्म है वो है मोलेलिटी। मोलेलिटी, मोलेलिटी का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल m, और मोलरिटी का क्या होता था, कैपिटल M होता था। यहाँ होगा स्मॉल m। यूनिट क्या होगा, अभी डिस्कस करेंगे यूनिट क्या होगा। देखिएगा मोलरिटी क्या होता है, आपके पास में एक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जब आप बना रहे हो तो ऑब्वियसली आपके पास में कौन होगा, सॉल्यूट होगा। सॉल्यूट को आपने डिजोल्व किया है, सॉल्वेंट होगा। मान लीजिए वाटर ही है, वाटर में डिजोल्व कर रहे हो, 10 ग्राम 20 ग्राम कुछ ना कुछ आपने डिजोल्व किया होगा। दैट्स राइट, सॉल्यूशन बन गया है। अब सुनो, यहाँ पर जो सॉल्यूशन बन रहा है ना, उस सॉल्यूशन से कोई मतलब नहीं है।
अब तक हमने जितने भी टर्म पढ़े हैं, चाहे वो परसेंटेज पढ़ा हो, चाहे वो हमने ग्राम पर लीटर या स्ट्रेंथ पढ़ा हो, चाहे मोलरिटी पढ़ा हो, चाहे नॉर्मेलिटी पढ़ा हो, चाहे फॉर्मेलिटी हो, वो हमने डिस्कस नहीं किया है। उन सब में जो मतलब होता है वो सॉल्यूशन से ही होता है, लेकिन यहाँ सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर आपने सॉल्यूट लिया है, उसे सॉल्वेंट में डाल रहे हो, तो जो सॉल्यूट आप डाल रहे हो उस सॉल्यूट का कोई ना कोई नंबर ऑफ मोल्स होगा, और उस नंबर ऑफ मोल्स को लेकर के आप सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे। बस इसमें डिजोल्व करोगे, पूरे के पूरे सॉल्वेंट में आपने डिजोल्व कर दिया। अब ये सॉल्वेंट बहुत सारा हो सकता है, मान लीजिए ये 10 किलोग्राम सॉल्वेंट है, इसकी बात नहीं करनी, इसको इसमें ऐड किया है, तो केवल बात करनी है आपको सॉल्वेंट की। सॉल्यूशन ऐड करने के बाद पूरे की बात नहीं करनी है। दैट्स राइट। तो आपने क्या किया, सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट के कुछ मोल्स होंगे, और उस सॉल्यूट को आपने क्या किया है, सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया है। सॉल्वेंट बहुत सारा होगा, उस बहुत सारे सॉल्वेंट के अंदर आपने सॉल्यूट के मोल्स आपने डिसॉल्व कर दिए हैं, लेकिन सॉल्यूट के जो मोल्स है ना, ये इस पूरे 10 kg में आ गए। 10 kg में नहीं, आपको बताना है जो सॉल्वेंट आपने लिया है उसके 1 kg में, सॉल्वेंट जो आपने लिया है ना उस सॉल्वेंट के 1 kg में सॉल्यूट के हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट। पूरे में नहीं, सॉल्यूट के हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 kg में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, दैट नॉन एज मोलेलिटी। क्या डेफिनेशन हो जाएगा, डेफिनेशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट प्रेजेंट in per किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के 1 किलोग्राम में सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट डिसॉल्व और दैट प्रेजेंट इन पर kg सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलेलिटी। इसी को हम क्या कहते हैं, मोलेलिटी कहते हैं। दैट्स राइट, दैट इज मोलेलिटी। अब क्या फॉर्मूला होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर एग्जांपल ले लेते हैं। पर्टिकुलर एग्जांपल देखिएगा, क्या एग्जांपल हम ले रहे हैं, सुनिएगा। मान लीजिएगा हमने NaOH लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दैट्स राइट, कितना लिया, तो ऐसा आप मान लीजिए कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है 160 ग्राम, और लेने के बाद इसको मैंने डिसॉल्व किया वाटर में। अब यहाँ पर मैं ले रहा हूँ वाटर जो मैंने यहाँ से लिया है, ये वाटर मैंने यहाँ से लिया है, कितना वाटर लिया है, मान लीजिए मैंने वाटर यहाँ से ले लिया है 10 किलोग्राम, सॉल्यूशन नहीं, 10 किलोग्राम केवल वाटर लिया है। दैट्स राइट, दोनों को मिलाऊंगा सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, सॉल्यूशन कितना बन रहा है यहाँ से, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें देखिए 10 किलोग्राम तो ये है और 160 ग्राम ये है। 10 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया, आपको पता है 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम, तो 10 किलोग्राम के लिए कितने हो जाएंगे, 10,000 ग्राम। 10,000 ग्राम तो है वाटर, और 160 ग्राम कौन आ गया है, ये आ गया आपके पास में सॉल्वेंट। दोनों को मिलाऊंगा तो सॉल्यूशन जो पूरा बना है ना, वो बना है इतना ग्राम, ये पूरा सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पूरे सॉल्यूशन की बात नहीं करनी है, यहाँ बात करेंगे केवल हम सॉल्वेंट की। तो वाटर जो आपने लिया हुआ है वो लिया है 10 किलोग्राम, और उस 10 किलोग्राम वाटर को लेकर के उसमें आपने NaOH को डिजोल्व किया है। कितना NaOH डिजोल्व किया है आपने, 160 ग्राम NaOH डिजोल्व किया है। दैट्स राइट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। जो सॉल्यूट आपने डाला है उसके पहले मोल्स बता दो। बताओ इसके मोल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है पहले से ही, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। दैट्स राइट।
गिवन मास कितना है इसका, तो आप कहेंगे सर गिवन जो मास है वो है कितना 160 और मोलर मास कितना है, NaOH का मोलर मास कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो गिवन मास 160 ग्राम, मोलर मास आएगा इसका 40 ग्राम, डिवाइड करेंगे बराबर 4 मोल। तो NaOH जो आपने इसके अंदर डिजोल्व किया है ये आपने 4 मोल डाल दिया है, 4 मोल्स। अब 4 जो मोल आपके हैं NaOH के, ये NaOH के मोल तो बताइएगा कितने वाटर में कितने सॉल्वेंट में है, 10 किलोग्राम में। और आपको बताना है 10 किलोग्राम में नहीं, आपको बताना है नहीं 1 किलोग्राम में बताओ कितने मोल्स प्रेजेंट हैं उसके, दैट इज मोलैलिटी। और 1 किलोग्राम में कैसे बताएंगे, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि भाई बताओ 10 किलोग्राम वाटर, 10 किलोग्राम ऑफ वाटर कह दूं या सॉल्वेंट कह दूं। 10 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट जो है उसमें सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 4 मोल। 10 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट कंटेन कितना मोल कंटेन करता है, कंटेन मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के कितने मोल कंटेन करता है वो, सॉल्यूट के केवल 4 मोल ही रखता है 10 किलोग्राम में। 10 किलोग्राम में सॉल्यूट के 4 मोल हैं, तो बताओ 1 किलोग्राम में कितने होंगे, 1 किलोग्राम के अंदर फिर सॉल्यूट के जो मोल्स हैं वो कितने होंगे। तो 1 का कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, 4 मोल्स तो हैं और 1 किलोग्राम में कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 में इतने हैं तो 1 में कितना होगा, तो 10 का डिवाइड लगा दिया ये लीजिए। तो 10 का डिवाइड लगा देंगे कितना आ जाएगा आपके पास, 0.4 मोल पर केजी में है। और ये जो आपके पास आ गया है इतने मोल पर किलोग्राम, इतने मोल पर किलोग्राम, यही इसकी होती है मोलैलिटी। और मोलैलिटी का सिंबल होता है स्मॉल m। तो बताइए मोलैलिटी का यूनिट क्या आ गया है, इसका यूनिट आ जाएगा मोल पर किलोग्राम, मोल पर किलोग्राम। ये हो गया है मोलैलिटी, दैट्स राइट, मोलैलिटी। अब क्या हम मोलैलिटी का फॉर्मूला डेरिवेट कर सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। मोलैलिटी का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दूं, मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए ये जो हमारे पास फाइनल आंसर आया, ये हमारे पास आई है मोलैलिटी। और देखिए मोलैलिटी निकालने के लिए आपने क्या किया है, 4 में 10 का डिवाइड लगाया। 4 क्या है, मोल्स, और ये क्या है, किलोग्राम मास। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू 4 मोल। 4 मोल क्या था, 4 मोल है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो देखो फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा कि मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी को निकालने के लिए 4 मोल, 4 मोल कौन है, 4 मोल है सॉल्यूट। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। उस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के जो मोल्स हैं उसमें डिवाइड किसका लगाया, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम क्या था, सॉल्वेंट का मास, डिवाइड लगाया है मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट्स राइट। बट ये किस में है, किलोग्राम में डिवाइड लगा दिया, तो आपके पास मोलैलिटी आ गई है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, बताओ सॉल्यूट का मोल कैसे निकालते हैं, तो सॉल्यूट का ये जो मोल है वो देखो ना, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, सॉल्यूट का मास अपॉन मोलर मास। तो इसकी जगह बोलो ये रिटर्न कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। तो बोलेगा क्या आ जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह आ जाएगा आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है मोलर मास से, जो भी किस में होगा, ग्राम में। ये दोनों के दोनों मिलकर के बन जाएगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। और फिर इस कंप्लीट में डिवाइड किसका लगा देना है, मास ऑफ सॉल्वेंट का, जो कि किस में होगा, किलोग्राम में। ये लीजिए हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास किलोग्राम में ना हो करके ग्राम में हो। तो अगर ये ग्राम में होगा तो इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में। तो फिर देखिएगा मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू बन जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, और डिवाइड किसका करना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में। ये लीजिए, और फिर कंप्लीट में डिवाइड किसका लगाना है आपको, मास ऑफ सॉल्वेंट
जो किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, बट अगर ये ग्राम में हुआ तो इसमें 1000 का क्या करना है, डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर दो, सॉल्व करने के लिए इसे कहाँ ले आओ, नीचे, और इसे कहाँ ले जाओ, उठा करके ऊपर, सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसे सॉल्व करोगे तो देखिएगा नया फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास में मोलेलिटी का। क्या फॉर्मूला आ गया, मोलेलिटी, मोलेलिटी इज इक्वल टू आ गया, इज इक्वल टू, ये आपका ऊपर रहेगा, कौन रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में, और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 1000 से, डिवाइडेड बाई ये कौन रहेगा नीचे, कौन, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ठीक है ना, ये भी ग्राम में ही होगा, और फिर मल्टीप्लाई किससे करना है आपको करना है, कौन नीचे आ जाएगा आपका, ये नीचे आ गया, नीचे कौन है, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस में होगा ये, ग्राम। ये आपके पास आ गया मोलेलिटी का फॉर्मूला। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे मोलेलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। बताइए इसको हम किससे लिखा करते थे, मास ऑफ सॉल्यूट को, अगर तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो इसे जो हम लिखा करते थे वो लिखते थे WB से, मल्टीप्लाई बाई क्या करना पड़ेगा, 1000 रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट के मोलर मास को हम किससे लिखते थे, MB से लिखते दैट्स राइट, और फिर मल्टीप्लाई करना है। अब क्या लिखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का जो मास है उसे किससे लिख दो, WA से, क्योंकि A हमने सॉल्वेंट के लिए लिखा था ना, तो WA से। अब ये सॉल्वेंट का मास किस में लिखना है, ग्राम में, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, सारे ग्राम के अंदर आ जाएंगे। ये लीजिए, ये आपके पास में बन गया है मोलेलिटी का नया फॉर्मूला। दोनों में क्या डिफरेंस है, किस किस में, मोलरिटी में। अगर आपको थोड़ा सा मोलरिटी याद हो तो मोलरिटी में क्या होता था, मोलरिटी में WB होता था, 1000 भी होता था, डिवाइडेड बाई MB भी होता था, बस केवल क्या चेंज होता था, यहाँ WA जो है इसकी जगह VmL होता था, V फॉर वॉल्यूम, W फॉर मास। ये वॉल्यूम जो है याद रखना ये पूरे सॉल्यूशन का होता है, जबकि यहाँ मास जो है वो केवल किसका है, ये केवल सॉल्वेंट का ही मास होता है। दैट्स राइट, दैट इज मोलेलिटी। ये मोलेलिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या है, तो बस केवल इतना सा चेंज होता है मोलेलिटी में, मोलेलिटी के साथ हो गया मोलेलिटी। अब ये जो मोलेलिटी है, इस मोलेलिटी के बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। एक न्यूमेरिकल देखिए, अगर आपको कहा जाए कि 10 ग्राम ऑफ NaOH, NaOH है आपके पास में 10 ग्राम, इज डिजॉल्व इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। 10 ग्राम NaOH है जो कि 250 ग्राम वाटर में डिजोल्व है, तो अब आप इसकी क्या कैलकुलेट करके बता दीजिएगा, मोलेलिटी कैलकुलेट करके बता दीजिए। कर पाएंगे सॉल्व इसे, बिल्कुल कर पाएंगे। मोलेलिटी इज इक्वल टू ये रहे, व्हाट इज WB हेयर, WB जो है वो है सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट कौन है, NaOH, कितना है 10 ग्राम, तो WB जो है वो 10 ग्राम हो जाएगा। तो मोलेलिटी इज इक्वल टू WB सॉल्यूट का मास 10 ग्राम इंटू 1000 एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाई मोलर मास। किसका मोलर मास चाहिए, मोलर मास जो है वो आपको लेना है NaOH का, और NaOH का मोलर मास कितना होता है 40 से डिवाइड कर दीजिएगा। दैट्स राइट। अब कौन है WA क्या चीज़ होता है, मास है ग्राम में और वो भी सॉल्वेंट का, तो देखो कौन है सॉल्वेंट, वाटर, और उसका मास कितना है 250 ग्राम, तो 250 ग्राम। दैट्स राइट, 0 से 0 1, तो इसकी जो मोलेलिटी है वो कितनी आ जाएगी 1। इसका मतलब NaOH का 1 जो मोल है, 1 मोल ऑफ NaOH किस में डिजोल्व है, 1 मोल ऑफ NaOH जो है इज प्रेजेंट या इज डिजोल्व इन पर
केजी वाटर, पर केजी वाटर के अंदर NaOH का 1 मोल जो है वो डिजोल्व है, दैट इज मोलेलिटी है, मोलेलिटी हो गया है। ठीक है, अब कई तरीके की यहाँ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और हैं जिनमें क्या होगा, आपको मोलेलिटी दी जाएगी, मोलरिटी के बारे में डिस्कस किया जाएगा, या मोलरिटी दी जाएगी और आपको मोलेलिटी के बारे में पूछा जाएगा। ऐसे जो न्यूमेरिकल्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।